पिछले 24 घंटे से लगातार आप हर जगह पर मीडिया को छोड़ करके हर जगह पर इन जज साहब के कारनामे देख रहे हैं। ये जज साहब कोई कह रहा है कि इनके घर पर 15 करोड़ रुपए मिले, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन अब एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है जिसे आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये जज साहब की कुंडली खंगाली जा रही है। ये जज साहब 150 करोड़। देश के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी भी चुप हैं और अभी भी भारतीय जनता पार्टी खामोशी से बैठी हुई है। आप लोगों को याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, लेकिन देश के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो जाता है 150 करोड़ का, तो किसी भी तरह से गोदी मीडिया के कान के नीचे जू तक नहीं रेंगता। गोदी मीडिया इस खबर को पूरी तरह से दबा देता है। अब सवाल तो दोस्तों ये उठ रहा है कि 150 करोड़ का घोटाला कोई ये एक आम घोटाला नहीं है। इसके बाद मोदी सरकार जो है इस्तीफा देने की कगार पर पहुंच चुकी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। पिछले 24 घंटे से लगातार आप हर जगह पर मीडिया को छोड़ करके हर जगह पर इन जज साहब के कारनामे देख रहे हैं। ये जज साहब कोई कह रहा है कि इनके घर पर 15 करोड़ रुपए मिले, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन अब एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई है जिसे आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये जज साहब की कुंडली खंगाली जा रही है। ये जज साहब 150 करोड़ रुपए के घोटाले के साथ में इनका कनेक्शन मिला है। मतलब मैं हैरान हूं ये देख करके कि कैसे इस जज की कुंडली को छिपाया गया और ये जज इलाहाबाद हाईकोर्ट से और दिल्ली हाईकोर्ट में आकर के बैठ जाता है। इस जज के खिलाफ, या यूं कहूं कि इस घोटाले में जज का नाम भी था और जज 10वें नंबर का आरोपी था। 10 नंबरी आरोपी था जज साहब जस्टिस वर्मा। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें सीबीआई की एफआईआर में जज साहब का नाम था। मतलब आप सुनेंगे तो आप ये कहेंगे कि अगर कोई सामान्य आदमी हो तो पूरी जिंदगी उसकी 7 पुश्तें चली जाएंगी, लेकिन वो आदमी इस तरह के केस से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। हालांकि सामान्य आदमी इतने बड़े घोटाले में आ ही नहीं सकता है, और जो आ जाएगा तो सामान्य आदमी नहीं है। सामान्य आदमी बेचारा ट्रैक्टर का लोन लेता है, मोटरसाइकिल का लोन लेता है, गाड़ी 4 पहिए का लोन ले लेता है और उसी के लोन में उलझ करके रह जाता है। लेकिन ये बड़े बड़े आदमी रह जाता है। 100 देखिए कितना बड़ा घोटाला हुआ है। चलिए मैं आपको सीधे तौर पर खबर दिखा देता हूं। 2 अलग अलग हेडलाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि कुछ मीडिया हाउस में खबरें हैं जिसमें 100 करोड़ रुपए, 98 करोड़ रुपए का मामला है, कुछ में रिपोर्ट किया जा रहा है जिसमें 150 करोड़ रुपए तक का मामला है। दोनों मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देखिए, हिंदुस्तान लाइव की खबर है जिसमें कहा गया है कि 97 करोड़ के घोटाले में आया था जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम, सीबीआई ने दर्ज किया था केस। और इसके साथ में एक खबर आप और देखिए, एनबीटी की खबर है जिसमें कहा है कि सीबीआई की एफआईआर में आ चुका है खजाने वाले जज साहब का नाम। 150 करोड़ के बैंक लोन से जुड़ा है मामला। तो 150 करोड़ और 98 करोड़ का ये मामला बताया जा रहा है। खैर, मैं पहले मोटे तौर पर आपको आसान भाषा में बता देता हूं कि मामला आखिरकार है क्या, किस तरीके से हुआ, और उसके बाद में जो रिपोर्ट आ रही है वो पढ़ करके आपको सुनाऊंगा। और ये भी अपने आप में दिलचस्प हो जाता है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इन जज साहब का ट्रांसफर हो जाता है, तब 2022 में सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की जो जांच चल रही थी उसको भी एक तरीके से रुकवा देता है। तो डिटेल में समझिए जरा इस खबर को। हुआ ये कि सिंबोली शुगर मिल के नाम से एक कंपनी है और उसके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं ये यशवंत वर्मा। और ये सिंबोली शुगर मिल वो ओरिएंटल कॉमर्स बैंक से 98 करोड़ रुपए का लोन लेती है। कुछ में कहा जा रहा है कि 97 करोड़ 85 लाख रुपए का लोन लिया, कुछ में 150 करोड़ रुपए तक यह आंकड़ा बताया जा रहा है। ये लोन लिया और लोन लेकर के वो लोन अलग अलग जगह पर अलग अलग खातों में बांट दिया गया। लोन किस बात के लिए लिया गया था? लोन लिया गया था किसानों की मदद करने के लिए, किसानों के लिए सामान खरीदना, किसानों की मदद करना, किसानों का जो स्तर है उसको ऊपर उठाना, इस बात के लिए लोन लिया गया था।
लेकिन वो पैसा बांट दिया गया अलग अलग खातों में। जैसे मान लीजिए कि आप कोई आदमी है और आप जो है किसी कंपनी के नाम पर लोन लेकर के आते हैं कि मैं ये कंपनी खोल रहा हूं और मेरी कंपनी यहां पर इतने लाख लोगों को रोजगार देगी, उनको जीवन को ऊपर लेकर के आएंगे, उनकी मदद करेंगे आप। और उसके बाद में क्या करते हैं आप, लोन आपके खाते में आ जाता है, उसके बाद में चाचा भतीजा बुआ सबके खातों में आप पैसा बांट देते हैं, या यार रिश्तेदार जो भी हैं आपके, उनके खातों में आप पैसा बांट देते हैं। जिस काम के लिए लोन लिया गया था उस काम के लिए लोन जो है वो इस्तेमाल ना हो तो एक तरीके का घोटाला है, एक तरीके का फर्जीवाड़ा है, एक तरीके का गबन है ये। और इसके लिए बाकायदा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने आरबीआई को जानकारी भी दी थी। अब देखिए ये बड़ी बात तो ये है कि लोन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 98 करोड़ भी अगर मान ले, चलिए 150 करोड़ अगर हम नहीं मानते हैं, 98 करोड़ 100 करोड़ भी अगर हम मान लें तो भी अपने आप में बहुत बड़ी रकम है ये। हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा बड़ी सकते रकम है इतनी रकम जो कितनी होती भाई, है। इंसान की कई आपने पुश्ते 2 लाख गुजर जाएंगी रुपए तो नहीं देखे कमा होंगे, पाएंगे आपने इतना। 5 लाख रुपए देखे होंगे, आपने 10 लाख हाँ। रुपए देखे होंगे। आम आदमी इतने ही पैसे देखता है, तो एक आम आदमी अंदाजा लगा सकता कि 1 करोड़ रुपए इतने होंगे शायद। भाई हम 2 लाख 5 लाख देखते हैं तो इतना होता है, 2 लाख 5 लाख पहले के जमाने में। अब तो जो है 2 लाख जो है वो 2 गड्डियों में सिमट करके रह जाता है। जब नरेंद्र मोदी 2000 रुपए का नोट लेकर के आए थे तो एक ही गड्डी में सिमट करके रह जाता था। तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि चलिए 2 लाख रुपए इतना होता है, तो 1 करोड़ रुपए कुछ इतना हो जाएगा, एक मेज पर आ जाएगा। लेकिन ये 150 करोड़ रुपए कितना होता है, एक कमरे में आएगा, एक पूरी अलमारी भरी होगी, 2 अलमारियां लगेंगी, गाड़ी में डाल दें तो पूरी गाड़ी भर जाएगी क्या नोटों की, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आम आदमी कोई अंदाजा लगा ही नहीं सही बात है। 150 करोड़ रुपए होता कितना है, क्या ट्रक भरा जाएगा तब जाकर के इतना पैसा आएगा, और इतना पैसा एकदम से आता कैसे है, एकदम से इतना पैसा फिर अलग अलग खातों में बांटा कैसे जाता है। खैर, तो ये जज साहब जो हैं उस वक्त में 2014 में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के, मैंने अपनी पिछली खबर में बताया आपको, ये एडिशनल जज बन गए थे और 2016 में परमानेंट जज बन गए। लेकिन 2015 का एक मामला है और 2015 के उस मामले में जो है वो सिंबोली शुगर मिल के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे ये साहब। और तब जो है ये घोटाला एक तरीके से हुआ और इसमें सीबीआई ने बाकायदा एफआईआर दर्ज की थी। ईडी ने ईसीआईआर में इनका नाम दर्ज किया था। यहां पर किसी भी नेता का, किसी छुटभइये नेता का अगर नाम आ जाए सीबीआई की चार्जशीट में या ईडी की चार्जशीट में, तो वो नेता पूरी उम्र उभर नहीं पाता है। या तो ये है कि वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, भाई कोई तड़ीपार हो जाता है तो तड़ीपार होने के बाद में वो आदमी फिर नेक्स्ट लेवल का भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी तड़ीपार कर दिया जाए तो फिर वो तड़ीपार होने के बाद में वो नेता खत्म हो जाता है, उसका कैरियर खत्म हो जाता है। खैर, अपनी अपनी बात है। और जरा ये भी सोचिए आप कि ये सारा सब कुछ हो रहा था, क्या सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं देखा कि जज साहब का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इनकी कुंडली क्या है, ये किस तरह का काम करते रहे हैं, या कहां कहां पर कौन कौन से केस में इनका नाम आता रहा है। कुछ भी नहीं देखा क्या? बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के पास में तो वो नजरें होनी चाहिए कि रास्ते में चलते हुए व्यक्ति को बता दे उसकी चाल ढाल देख करके कि ये आदमी अपराधी है या ये आदमी निर्दोष लग रहा है। निर्दोष लग रहा है हर चीज। तजुर्बेकार आदमी होता है या महकमे का आदमी होता है, वो पहली नजर में देख करके बता देता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी सच बोल रहा है। ये मशीनें, नार्को टेस्ट वगैरह ये तो अब आए हैं, पहले तो नजरें ही बता देती थी आदमी की, चाल ढाल से लोग बता देते थे कि नहीं ये है आदमी। और जब कोई शातिर अपराधी होता है या जिसका खुद का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, 2015 में ये कर रहा था, 2012 में ये, 2016 में ये, उसको आप कहां लेकर के आ रहे हैं? कोई एक दिन में तो जो है वो अलकायदा का चीफ नहीं बनता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है। वो धीरे धीरे यहां से हमले करते 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 हौले करके आगे बढ़ता बनता है, तब जाकर के वो एक दिन अमेरिका पर हमला बोल देता है। तो ये एक दिन में नहीं होता है कि कोई गली का लुक्खा या कोई लड़का जाकर के अमेरिका के अंदर धमाका कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम, ये बहुत सारे जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं और किस तरीके से जो है इस पूरे मामले को अब ढका जाएगा, अपने आप में ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सोचिए ये सीटिंग जज हैं, आज जितनी सारी बातें हो रही हैं, कल को इन जज साहब की
अदालत में जिस किसी का मामला जाएगा, कैसे यकीन करेगा कोई आदमी कि ये जज साहब बिना पैसे लिए बात कर रहे हैं या ये जज साहब बिना पैसे लिए फैसला दे रहे हैं? कोई कैसे यकीन करेगा? खैर, मैं अभी थोड़ी खबर, ये सवाल बहुत सही है, तो कैसे कोई यकीन कर देगा इन पर? सिंबावली शुगर लिमिटेड नाम की कंपनी मिल से जुड़ी थी। आरोप है कि इस मिल ने बैंकों को धोखा दिया। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बनने से पहले सिंबावली शुगर मिल में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और इस सिंबावली शुगर मिल का खाता 2012 में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया गया था। मतलब जिस शुगर कंपनी के अंदर ये साहब डायरेक्टर के तौर पर थे, उसका खाता ही एक तरीके से फ्रॉड था। एनपीए घोषित कर दिया गया था कि ये एनपीए का मतलब ये होता है कि जो आदमी लोन लेता है और फिर लोन वापसी चुकाता नहीं है, यानी एक तरीके से कहें तो फ्रॉड, फर्जी घोषित कर दिया गया उसको, और फिर उस कंपनी से ये जुड़े रहे। किसानों की मदद के लिए लोन लिया। तो आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह से 150 करोड़ के घोटाले की बात यहां पर कही है। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा कि मोदी सरकार जो है इस्तीफे की कगार पर पहुंच चुकी है। क्या ये बात छोटी है? क्या ये बात एक आम बात है कि जहां पर जिसको इंसाफ का मंदिर कहा जाता हो, जहां पर भगवान के दर्जा जिस जज को दिया जाता हो, उस मंदिर के अंदर वो लोगों के पास से इतना इतना रुपया अगर बरामद हो रहा है, तो क्या ये सरकार के लिए एक शर्मनाक बात नहीं है कि मोदी सरकार की नाक के नीचे इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं? दोस्तों, क्या पहले के जमाने में अगर ऐसे घोटाले हुआ करते थे तो पहले के नेता, राजनेता जो है अपने पद से इस्तीफा दे देते थे ये कहते हुए कि भाई अब हम क्या करें? लेकिन यहां पर गोदी मीडिया इस खबर को पूरी तरह से दबा देता है। मैं आप लोगों को बता दूं, गोदी मीडिया वो गोदी मीडिया है जो चाटुकारिता करती है, जो सच्चाई आप लोगों तक नहीं पहुंचाती। लेकिन अब गोदी मीडिया का नाम जो है बदलकर बीएनडी भी कर दिया गया है और अब उसको दंगाई मीडिया भी कहा जाने लगा है। तो हम नेक्स्ट रिपोर्टों के अंदर कोशिश करेंगे कि गोदी मीडिया लफ्ज को हटाकर दंगाई मीडिया कहा जाए उन लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करते हैं, जो पत्रकारिता को पूरी तरह से शर्मसार कर रहे हैं और सच्चाई आप लोगों तक नहीं पहुंचाते। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।